हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट्स हम टेक्निकल हेल्पर की मेंस एग्जाम के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं सेकंड नंबर प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चन नंबर 1 पर। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह का जो प्रयुक्त रंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों हमको पता है हमारा चेतावनी चिन्ह होता है जो त्रिभुजाकार होता है। इसके जो बैकग्राउंड का रंग होता है वो होता है पीला। इसके जो अंदर साइन और जो बॉर्डर होता है, जो इसका ये बॉर्डर और जो भी इसके अंदर जो चिन्ह होगा वो हमारा होता है काला। ठीक है, तो कौन सा होता है? काला। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर वो होगा पीली पृष्ठभूमि, काला प्रतीक और बॉर्डर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध किसका सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। विशिष्ट प्रतिरोध सबसे अधिक किसका होगा? जिसकी चालकता सबसे कम होती है। तो सिल्वर की चालकता हमारी सबसे ज़्यादा होती है, गोल्ड की भी सबसे ज़्यादा होती है, लेड की भी सबसे ज़्यादा उससे ज़्यादा होती है। सबसे जो अधिक प्रतिरोधकता होती है वो होती है स्टील की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्लास बी। जो क्लास बी होता है इसका इंसुलेशन पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो पेपर नहीं होता, सिल्क नहीं होता, कॉटन नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज। अब आप पूछेंगे बी क्लास में कौन कौन सा आता है। तो आता है फाइबर, अब्रक और एस्बेस्टस। ठीक है, कौन कौन सा आता है? अब्रक, फाइबर, एस्बेस्टस। और बी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 130 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अनुमत वोल्टेज मतलब कि IAS 9293/2019 के अनुसार अनुमत वोल्टेज कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होता है हमारा 230 वोल्ट। कितना होता है हमारा? 230 वोल्ट हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 40 SWG वायर की जो फ्यूजिंग करंट होती है वो कितनी होती है। कि जो हमारी फ्यूजिंग करंट होती है 40 SWG वायर की वो कितनी होती है। तो दोस्तों ये हमारा डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में कौन सा कथन गलत है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में कौन सा कथन हमारा गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ये क्वेश्चन ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क हमारा क्या होता है? निम्न होता है। कितना होता है? निम्न होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्लास एच इंसुलेशन का अधिकतम तापमान कितना होता है। जो तापमान होता है वो कितना होगा क्लास एच का। तो क्लास एच का होता है हमारा 180 डिग्री। अब दोस्तों ये हमारे क्या है, तापमान के आधार पर हम इंसुलेशनों को 7 प्रकार से पढ़ते हैं। तापमान के आधार पर कौन कौन से? A, B, C, E, F, आवाज़ कम करिए भी आ जाएगा। H और एक होता है हमारा Y। अब इनके तापमान होते हैं, ए का होता है 105, बी का होता है 130, सी का होता है 200, ई का होता है 120, एफ का होता है 155, एच का होता है 180 और वाई का होता है 90 डिग्री। तो ये हम सब तुमको याद रखने हैं, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मशीन में जो हमारे इंटरपोल होते हैं वो किसके साथ जुड़े होते हैं। तो इंटरपोल हमारे आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में जुड़े होते हैं। किसके साथ में? आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? किसमें? डीसी जनरेटर में। तो हमको सबको पता है डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर क्या करता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एसी को डीसी में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी परिपथ में KVA बटे KW का अनुपात क्या कहलाता है? का अनुपात क्या कहलाता है? तो KW बटे KVA का अनुपात कहलाता है हमारा पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकल कैडमियम बैटरी में प्रयुक्त जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कौन सा होता है? जो निकल कैडमियम बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस किस पर निर्भर करता है? जो ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस होता है वो हमारा किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों इसको याद रखना, इस चीज़ हमारा वोल्टेज पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज पर टर्न रेशो क्या होता है? तो दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और पर टर्न रेशो वो प्राइमरी और हमारा सेकेंडरी दोनों का इक्वल होता है। वोल्टेज पर टर्न रेशो इक्वल होता है, फ्लक्स हमारा बराबर होता है दोनों पक्षों का, फ्रिक्वेंसी हमारी बराबर होती है, जिसको हम आवृत्ति बोलते हैं, वो हमारी बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट में क्या संबंध होता है? जो एक आदर्श ट्रांसफार्मर होता है उसमें इनपुट और आउटपुट में क्या संबंध होता है? तो इनपुट बराबर आउटपुट, इनपुट बड़ा होगा आउटपुट से, इनपुट छोटा होगा आउटपुट से, इनपुट और आउटपुट दोनों हमारे बराबर होते हैं। तो ये आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए सही है कि इनपुट और आउटपुट दोनों का बराबर होता है। मतलब कि हम 100 kVA यदि हम उसको 100 वाट इनपुट दे रहे हैं तो वो भी हमको 100 kVA इनपुट दे रहे हैं तो वो हमको 100 kVA उसका आउटपुट होगा। वही हमारा क्या होता है? आदर्श ट्रांसफार्मर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिका जेल। जो सिलिका जेल है संतृप्त अवस्था में नमी में संतृप्त अवस्था में होने पर रंग किस प्रकार बदलता है? तो सिलिका जेल का जो हमारा रंग होता है वो होता है नीला, और नमी सोखने के बाद इसका रंग हो जाता है गुलाबी। क्या हो जाता है? गुलाबी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर की एक्साइटेशन बदलने से क्या बदलता है? यदि हम सिंक्रोनस मोटर का एक्साइटेशन बदलेंगे तो क्या होगा? हमारा पावर फैक्टर हमारा बदलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैम्पर बाइंडिंग कहाँ दी जाती है? मतलब डैम्पर बाइंडिंग कहाँ पर करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, डैम्पर बाइंडिंग किस पर करते हैं? पोल शू पर करते हैं। इस पर करते हैं? पोल शू पर करते हैं। क्यों करते हैं? यांत्रिक संतुलन के लिए। किसके लिए? यांत्रिक संतुलन के लिए हम क्या करते हैं? डैम्पर बाइंडिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डीसी शंट जनरेटर का जनरेटेड वोल्टेज ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो जनरेटेड वोल्टेज होता है उसको ज्ञात करने के लिए हम किस का उपयोग करते हैं? तो इसका देखो हम दोस्तों, जो जनरेटेड वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वो होता है EG बराबर B प्लस IA/RI। बी क्या होता है? हमारा टर्मिनल वोल्टेज, आर्मेचर धारा और आर्मेचर प्रतिरोध। तो आर्मेचर धारा पर निर्भर करता है, फील्ड करंट पर निर्भर करता है। आर्मेचर करंट होती है वही हमारी फील्ड करंट होती है, और टर्मिनल वोल्टेज
इस पर भी हमारा निर्भर करता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मतलब ये डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, डीसी वेव बाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या क्या होती है? तो डीसी वेव बाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या होती है 2। डीसी मोटर की गति डीसी मोटर की जो गति होती है किसे बदलकर नियंत्रित की जाती है? तो इसकी गति को हम किसे बदलकर नियंत्रित करते हैं? तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है हमारा गति का, EB/φ, मतलब कि फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती और EMF के समानुपाती। तो देखो अप्लाई वोल्टेज के समानुपाती होता है, इससे हम बदल सकते हैं, फ्लक्स से बदल सकते हैं। जब 2 क्वेश्चनों में हमारा आंसर सही आ रहा है और तीसरा क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, तो इससे भी हम इसको बदल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि उपरोक्त सभी। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कौन सा लॉस ज्ञात करते हैं? जो हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं उससे हम कौन सा लॉस ज्ञात करते हैं? तो उससे हम करते हैं कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं। नहीं लगाए वो चाचा, रहने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इंडक्शन मोटर में जो रोटर करंट फ्रीक्वेंसी किस पर निर्भर करती है? जो रोटर करंट फ्रीक्वेंसी होती है, रोटर की जो करंट होती है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमको पता है जो रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है FR, उसका फॉर्मूला होता है SF, तो वो किस पे निर्भर करती है? स्लिप पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, DC शंट मतलब शंट जनरेटर में पैरेलल ऑपरेशन के लिए उपयुक्त क्यों है? जो शंट जनरेटर होता है वो पैरेलल ऑपरेशन के लिए क्यों उपयुक्त है? क्योंकि जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके अभिलक्षण होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं? डूपिंग प्रकार के होते हैं, इसलिए पैरेलल ऑपरेशन के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किसके लिए उपयोग किया जाता है? जो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड का रूल नियम होता है वो किसके लिए यूज करते हैं? दोस्तों जो हमारा एक होता है दायां हाथ जिसको हम राइट हैंड बोलते हैं और एक होता है हमारा बायां हाथ जिसको हम लेफ्ट हैंड बोलते हैं। तो दोस्तों ये होता है हमारा जनरेटर के लिए, जो दायां होता है वो होता है हमारा जनरेटर के लिए और जो बायां होता है वो होता है हमारा मोटर के लिए। तो इसमें कौन सा पूछा? राइट हैंड मतलब दायां, तो क्या होगा हमारा? जनरेटर। तो ये किसके लिए होता है? जनरेटर। और जनरेटर में हम क्या करते हैं कि वोल्टेज जनरेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 कि जो L सीरीज MCB है उसको हम किस में यूज करते हैं? दोस्तों L सीरीज MCB को हम यूज करते हैं किस में? इंडक्टिव लोड के लिए, इंडक्टिव लोड के लिए। तो जो हमारा एयर कंडीशनर, गीजर और रेफ्रिजरेटर, ठीक है, और एक होता है हमारा मोटर। तो मोटर हमारा इंडक्टिव लोड होता है, गीजर हमारा इंडक्टिव लोड होता है और रेफ्रिजरेटर हमारा इंडक्टिव लोड होता है। तो ये 3 होते हैं और एक होता है हमारा मतलब गीजर हमारा होता है वो रजिस्टिव लोड। तो दोस्तों जो जिस L सीरीज है उसको हम रजिस्टिव के लिए करते हैं और जो इंडक्टिव के लिए है वो होता है हमारा, इंडक्टिव के लिए करते हैं हम GMCB का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग
के लिए उपयुक्त डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो हमारी बहुमंजिला होती हैं उनमें हम कौन सी वायरिंग करते हैं, बहुमंजिलों में कौन सी वायरिंग करते हैं। तो हम बहुमंजिलों में कौन सी करते हैं, रिंग मेन वायरिंग करते हैं। कौन सी वायरिंग करते हैं, बहुमंजिलों में रिंग मेन वायरिंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, इसका मतलब क्या होगा, रिंग मेन वायरिंग करते हैं सिस्टम को अपनाते हैं। कौन सा सिस्टम, रिंग मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकर, जो हमारा सर्किट ब्रेकर होती है उसकी रैप्चिंग कैपेसिटी क्या दर्शाती है। तो सर्किट ब्रेकर की रैप्चिंग कैपेसिटी दर्शाती है मैक्स करंट इंटरपिटिंग कैपेसिटी, इंटर रैप्चरिंग कैपेसिटी को हमारी दर्शाती है रैप्चरिंग कैपेसिटी, ठीक है ना, अधिकतम करंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइडल पावर प्लांट, जो हमारा टाइडल पावर प्लांट है वो किस ऊर्जा का उपयोग करता है। जो टाइडल पावर प्लांट है वो हमारा किसका उपयोग करता है, पोटेंशियल ऊर्जा को उपयोग करता है, मतलब स्थिर, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, स्थिर ऊर्जा का उपयोग करता है टाइडल, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फुल फॉर्म के अंदर, क्योंकि दोस्तों 2-3 जो हमारी फुल फॉर्म होती है, जैसे एक तो हो गया XLPE, एक हो गया MCCV, एक हो गया RCCV, ठीक है, एक हो गया हमारा XLPE, MCCV, RCCV और ELCV। ये दोस्तों 4 जो हमारे हैं इनकी फुल फॉर्म आपको सबको याद रखनी है। तो XLPE की फुल फॉर्म होती है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथाइलिन, और MCCV की फुल फॉर्म होती है मॉडल्ड केस सर्किट ब्रेकर, RCCV की फुल फॉर्म होती है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ELCV की फुल फॉर्म होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो हम सोल्डरिंग करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों सोल्डरिंग का उद्देश्य होता है चालकता बढ़ाना, एक तो होता है चालकता बढ़ाना, एक होता है यांत्रिक क्षमता बढ़ाना, यांत्रिक दक्षता बढ़ाना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना, एक हमारा होता है जॉइंट को सुरक्षित करना, जॉइंट को मजबूत करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 31, 3 प्रतिरोध 1, 2, 3 सीरीज में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध हमारा क्या होगा। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन आंसर हमारे उस तरह नहीं है कि टोटल 9 ओम कि ऐसे, मतलब कि इस तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 6 ओम। तो इस तरह नहीं है कि हम जो सीरीज में जोड़ते हैं तो वो क्यों करते हैं, हम अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम इसको सीरीज में जोड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन हमारा जो था ये था इसरो में पूछा गया एक क्वेश्चन था। ये किसका क्वेश्चन है, इसरो। मैं आपको इसरो और जो DRDO के क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, जो ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज को किस में संग्रहित करता है। जो हमारा कैपेसिटर होता है वो चार्ज को किस में संग्रहित करता है। तो जो हमारा कैपेसिटर होता है चार्ज को इलेक्ट्रिक में स्टोर करता है। जो उसके अंदर परावैद्युतांक होता है ना, परावैद्युतांक पदार्थ, इसके अंदर वो हमारा चार्ज को स्टोर करता है। किसके अंदर, परावैद्युतांक पदार्थ के अंदर वो चार्ज को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो RC सर्किट का एक होता है हमारा RC सर्किट का रजिस्टर का वोल्टेज रैखिक रूप से कब बढ़ता है। जब हमारा RC सर्किट होगा तो रजिस्टर का जो रैखिक वोल्टेज होता है वो हमारा कब बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं, जब हमारी करंट कांस्टेंट होती है तब,
या वोल्टेज कांस्टेंट होता है तब, या पावर कांस्टेंट होती है तब। तो जो हमारा जो आरसी सर्किट का कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर रैखिक रूप से तब बढ़ता है जब हमारा वोल्टेज कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है हमारा? जब हमारे करंट कांस्टेंट, क्या होती है? करंट कांस्टेंट होती है जब हमारा कैपेसिटर का वोल्टेज रैखिक रूप से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको थोड़ा याद रखना है क्योंकि इस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेनेशन करूँगा कि ये किसका बना होता है। तो दोस्तों जो हमारा सोलर सेल होता है ये सबको पता है किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का। सिलिकॉन स्टील वो सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन क्या होता है? एक अर्धचालक होता है, ठीक है। और जो अर्धचालक होता है सिलिकॉन, तो इसका नी वोल्टेज कितना होता है? तो नी वोल्टेज होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका एक होता है वो विरोधी विद्युत एक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये होता है हमारा 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी फॉरबिडन एनर्जी की यूनिट है। तो जो हमारा सोलर सेल का जो ईएमएफ होता है, सोलर सेल का जो हमारा ईएमएफ होता है वो होता है 0.5 वोल्ट। दोस्तों 1.08 किसका होता है? डेनियल वोल्टाइक का। किसका होता है? वोल्टाइक का। 1.1 होता है डेनियल का, ठीक है दोस्तों। और 2.2 किसका होता है? लेड एसिड का, ठीक है। और ये 0.5 किसका होता है? सोलर सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। लेड एसिड बैटरी में चार्ज करने पर, लेड एसिड बैटरी को जब हम क्या करते हैं? चार्ज करते हैं, तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक का डेंसिटी होती है वो क्या होती है? जो डाइलेक्ट्रिक की डेंसिटी होगी वो क्या होगी चार्ज करने पर? तो दोस्तों डाइलेक्ट्रिक की कैपेसिटी डेंसिटी हमारी क्या होती है? बढ़ती है। आपको सबको पता है जब हमारी बैटरी 100% चार्ज होती है तो इसका डाइलेक्ट्रिक का मान कितना होता है? 2.8%, ठीक है। और जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है, मतलब 0% चार्ज होती है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कितना होता है? 1.18%, या कहीं कहीं किताबों में इसको 2.8% भी लिखते हैं और इसको 0.18% भी लिखते हैं। मतलब कि 28 और 18 दो डाटा आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, SLI बैटरी का पूर्ण रूप क्या है? जो हमारी SLI बैटरी का होता है पूर्ण रूप क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टार्टिंग लाइटिंग इग्निशन। ठीक है ना। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्टार्टिंग लाइटिंग इग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्यूमीटर का मतलब क्या होता है? क्वालिटी मीटर क्या मापता है? क्यूमीटर हमारा क्या मापता है? क्वालिटी फैक्टर मापता है। क्वालिटी फैक्टर को हमारा कौन मापता है? क्यूमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। लगभग शून्य पावर फैक्टर पर कौन सा उपकरण कार्य करता है? शून्य पावर फैक्टर पर कौन सा उपकरण कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडक्शन। क्या करता है? इंडक्शन कुकर। क्या करता है? इंडक्शन कुकर होता है जो हमारा शून्य पावर फैक्टर पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की सीरीज RLC सर्किट की पावर फैक्टर इकाई कब होता है? दोस्तों जब हमारा पावर फैक्टर इकाई होता है तो हमको पता ही होती है हमारी अनुनाद अवस्था। यूनिटी पावर फैक्टर पर क्या होती है? अनुनाद अवस्था। और जब हमारी अनुनाद अवस्था होती है तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है? XL बराबर XC। क्या होता है? XL बराबर XC। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। और जब हमारा XL बड़ा होगा और XC छोटा होगा तो जब ये होता है तब क्या होता है हमारा? वो लेगिंग पावर फैक्टर।
लैगिंग पावर फैक्टर। और जब हमारा ये एक्सएल छोटा होता है, एक्सी बड़ा होता है, तब हमारा होता है लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर की रिपल फ्रीक्वेंसी, जो रिपल फैक्टर का मान होता है वो कितना होता है? किसका? हाफ वेव का। किसका? हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर का मान कितना होता है? तो हाफ वेव का जो रिपल फैक्टर का मान होता है वो होता है दोस्तों 1.21। ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों, क्या डाटा बेस्ड क्वेश्चन, तो इनका कोई एक्सप्लेनेशन इतना बनता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। कैपेसिटर में प्लेट डिस्टेंस, जो कैपेसिटर की प्लेट डिस्टेंस को हम बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है C बराबर EA/D। मतलब कि ये पदार्थ का माध्यम होता है, A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, D दोनों चालक प्लेटों के बीच की दूरी। तो यदि हम प्लेट डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, मतलब इसको हम बढ़ाएंगे, तो धारिता कैपेसिटेंस हमारी क्या होगी? घटेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगी? घटेगी। क्वेश्चन नंबर 42। एक कौन सा सर्किट है ये? RL सर्किट का टाइम कांस्टेंट का सूत्र क्या होता है? जो हमारा RL सर्किट होता है, इसके जो टाइम कांस्टेंट का सूत्र है वो क्या होता है? दोस्तों देखो, हमारे दो सर्किट होते हैं, एक तो होता है RL और एक होता है हमारा RC। एक कौन सा होता है हमारा? एक होता है हमारा RC। तो इसका टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है L/R और इसका टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है R/C। ठीक है ना, जिसको हम टाउ से लिखते हैं। ये इसका मतलब क्या हो जाएगा? टाउ। ठीक है ना। तो ये हमारा RL सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? L/R। अब देखते हैं क्वेश्चन कौन सा, ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। रेजोनेंस पर RLC सर्किट की इम्पीडेंस क्या होती है? जब हमारा रेजोनेंस कंडीशन होती है तो RLC सर्किट की जो इम्पीडेंस होगी वो क्या होगी? अधिकतम, न्यूनतम, इनफाइनाइट या जीरो? तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब क्या होगी? मिनिमम होगी। इम्पीडेंस क्या होती है हमारी? मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ टेस्टर से क्या मापते हैं? जो हमारा अर्थ टेस्टर होता है उससे क्या मापते हैं? तो दोस्तों आपको सबको पता क्या मापते हैं? अर्थ प्रतिरोध। क्या मापते हैं? अर्थ प्रतिरोध, मतलब भूमि का प्रतिरोध। तो क्या मापेंगे हम इससे? अर्थ प्रतिरोध, मतलब अर्थ रजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनर डायोड का मुख्य कार्य क्या होता है? जो हमारा जीनर डायोड होता है, तो दोस्तों इसका यूज हम करते हैं, जो हमारे घरों में फैन होता है, तो फैन की जो स्पीड को कंट्रोल करते हैं ना, तो हम किससे करते हैं? रेगुलेटर से। तो उसमें हम किसका यूज करते हैं? जीनर डायोड का। तो इसका यूज किस में करते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर में। किस में करते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर में। सी इसका राइट आंसर होगा। किस में यूज करते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। जो हमारा बीजेटी होता है वो किस तरह का उपकरण है? करंट कंट्रोल है या वोल्टेज कंट्रोल है? तो जो हमारा बीजेटी होता है ये हमारा कौन सा होता है? करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। ओपी एम्पलीफायर और आइडल गेन, मतलब आदर्श अवस्था में यदि ओपी एम्पलीफायर है तो उसकी आइडल गेन क्या होगी? तो आदर्श अवस्था में आइडल गेन क्या होती है ओपी एम्पलीफायर की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है, इसके बाद में एक और क्वेश्चन है कि क्लास सी एम्पलीफायर का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो क्लास सी होती है, जो क्लास सी एम्पलीफायर का उपयोग किस में करते हैं? क्लास सी एम्पलीफायर का यूज हम करते हैं RF कम्युनिकेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन में हम किसका यूज करते हैं? उसका क्लास सी एम्पलीफायर का यूज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि हमारे सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे मैं आपको
30 प्रैक्टिस सेट्स करवाऊँगा। कितने? 30। तो ये आज हमारा दूसरा नंबर का है। 30 प्रैक्टिस सेट्स करवाऊँगा मैं एग्ज़ाम से पहले। मैं आपको 30 मतलब 30 और हर प्रैक्टिस सेट्स के अंदर कितने क्वेश्चन हैं? 50 क्वेश्चन। तो 30 × 50 मतलब 1500 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा। और ये क्वेश्चन वही होंगे जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कि जो हमारा नॉट गेट होता है, वो क्या, नॉट गेट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम नॉट गेट को इन्वर्टर गेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉट गेट को इन्वर्टर। हमको पता है नॉट गेट का सिंबल क्या होता है। नॉट गेट का सिंबल होता है दोस्तों, ये हमारा नॉट गेट का सिंबल होता है। ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि हम इसमें क्या करते हैं, 0 देते हैं तो ये हमको आउटपुट में 1 देता है। यदि हम इसको इनपुट में 1 देते हैं तो आउटपुट में 0 देता है। मतलब कि जो इनपुट को क्या करता है, इन्वर्स कर देता है। मतलब 0 को 1 और 1 को 0 कर देता है। तो इसको क्या बोलते हैं? हम इन्वर्टर बोलते हैं। तो ये आज का हमारे थे 50 क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे साथ जुड़े। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं प्रैक्टिस सेट्स नंबर 3 के साथ। थैंक यू दोस्तों।